अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क़याम पाकिस्तान की कहानी और 1857 से लेकर 1947 तक क़याम पाकिस्तान के लिए जो कोशिश की गई, जो जद्दोजहद की गई, उस सिलसिले में जो है हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि क़याम पाकिस्तान के लिए कौन कौन से अहम वाक़यात जो थे रूनुमा हुए, कौन सी अहम शख्सियात ने जो है पाकिस्तान के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। तो 1857 से शुरू होने वाला ये जो सफ़र है आज अपने जो है इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज इस सिलसिले का आखिरी एपिसोड है जिसमें हमने 1940 से लेकर 1947 तक के अहम वाक़यात को जो है शामिल किया है। इससे पहले जो है आप 1857 से लेकर 1940 तक अहम वाक़यात पर मुश्तमिल MCQs का एक सिलसिला जो है देख चुके हैं। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड के अंदर जो है हमने 1940 से लेकर 1947 तक के जो अहम वाक़यात हैं उनको शामिल किया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंग्रेज़ी अखबार डॉन के बानी थे। डॉन अखबार का पहला शुमारा कब शाया हुआ? डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह डॉन न्यूज़ जो है, इंग्लिश डॉन न्यूज़, उसके बानी हैं। आपने बताना ये है कि डॉन न्यूज़ का पहला शुमारा कब शाया हुआ था। तो उसका जवाब है 1942 के अंदर जो है डॉन न्यूज़ जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ और उसका पहला शुमारा शाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक कब शुरू हुई और इसका बानी कौन था या फिर इसका मकसद क्या था? तो ये तहरीक जो है ये 1942 में शुरू हुई थी और महात्मा गांधी जो हैं वो इसके बानी थे। महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट के बानी हैं और ये तहरीक 1942 में शुरू हुई थी। जहाँ तक हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक क्विट इंडिया मूवमेंट के मकसद का ताल्लुक है, तो ये तहरीक जो है महात्मा गांधी ने और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू जो दीगर सियासी रहनुमा थे उन्होंने शुरू की थी। और इसका मकसद ये था, अंग्रेज़ हुकूमत से ये मुतालबा किया गया था कि वो हिंदुस्तान को छोड़ दें और इक़्तिदार जो है वो कांग्रेस के हवाले कर दें। तो ये इसका जो है मकसद था। लेकिन इसके मुकाबले में जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि फ़र्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट। जब महात्मा गांधी की तरफ से ये कहा गया कि क्विट इंडिया, तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि पहले तकसीम करो, पहले हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए और उसके बाद जो है हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाए। क्योंकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नुक्ता नज़र ये था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नुक्ता नज़र ये था कि अगर इक़्तिदार जो है यहाँ पे कांग्रेस के हवाले कर दिया गया और अंग्रेज़ जो है यहाँ से निकल गया है, तो फिर मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलने के बाद हिंदू अक्सरियत जो है उसके गलबे में आ जाएंगे। चुनांचे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया था कि फ़र्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पर 1943 को 1943 में कातिलाना हमला किसने किया था? तो उसका जवाब है रफ़ीक साबर मज़ंगवी। रफ़ीक साबर मज़ंगवी वो बदबख्त शख्स था जिसने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह पर कातिलाना हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गांधी जिन्नाह मुज़ाकरात कब हुए? गांधी जिन्नाह मुज़ाकरात कब हुए? तो इसका दूसरा जवाब है 1944 को। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हिंदू रहनुमा महात्मा गांधी के दरमियान जो है 1944 में मुज़ाकरात हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गांधी जिन्नाह मुज़ाकरात किस शहर में मुनक्कद हुए? गांधी जिन्नाह मुज़ाकरात बम्बई में 1944 में जो थे मुनक्कद हुए थे। 1944 को ये मुज़ाकरात हुए थे और बम्बई के अंदर जो है इन मुज़ाकरात का इनेकाद जो था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला कॉन्फ्रेंस कब मुनक्कद हुई? शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में मुनक्कद हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस कब मुनक्कद हुई? शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में 1945 को जो है ये इसका इनेकाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के लिए हुकूमत बरतानिया की सरबराही में 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म कौन थे? तो इसका दूसरा जवाब है, उस वक्त बरतानिया के जो वज़ीर आज़म थे वो थे विंस्टन चर्चिल।
जब 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ तो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 के मौके पर हिंदुस्तान के वाइसराय कौन थे? यानी 1945 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ और उस वक्त जो है हिंदुस्तान का वाइसराय कौन था? तो उसका दुरुस्त जवाब है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल जो है ये हिंदुस्तान के सेकंड लास्ट जो हैं वाइसराय थे। तो लॉर्ड वेवल के दौरे हुकूमत में, या लॉर्ड वेवल जब इसका इंडिया का जो है वो वाइसराय था, तो उसके दौर में जो है ये शिमला कॉन्फ्रेंस का 1945 में इनकाद जो था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वफद की सरबराही किस शख्सियत ने की थी? 1945 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ तो मुसलमानों के जिस वफद ने इस कॉन्फ्रेंस में, शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, उसका सरबराह कौन था? तो उसका दुरुस्त जवाब है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शिमला कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वफद की क़यादत की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1945-1946 के आम इंतखाबात के हवाले से मशहूर किताब तारीख़ी फ़ैसले किसने लिखी थी? 1945 और 1946 के जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के मतलब एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है तारीख़ी फ़ैसले, और आपने बताना ये है कि ये तारीख़ी फ़ैसले नाम की किताब किस मुसन्नफ़ की है या इसका राइटर कौन है? तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है अब्दुल वाहिद कुरैशी। अब्दुल वाहिद कुरैशी जो है वो तारीख़ी फ़ैसले नामी किताब के मुसन्नफ़ हैं। ये इंतखाबात जो थे इस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हो गए कि इन ये इंतखाबात जो थे वो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब की बुनियाद पे हुए थे, और जो मरकज़ी कानून साज असम्बली थी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें मुसलमानों के लिए 30 सीटें मखसूस की गई थी, और फिर इंतखाबात के नतीजे ने बताया कि 100% कामयाबी जो थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हासिल की थी। यानी 30 नशिस्तें जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से जो नुमाइंदे खड़े थे, जो उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने जो है वो जीत ली थी, और किसी भी दूसरी पार्टी का कोई भी इन नशिस्तों के ऊपर उम्मीदवार जो था वो कामयाब नहीं हुआ था। और यही वो इंतखाबात थे जिसने ये बरतानवी हुकूमत के ऊपर वाज़ेह कर दिया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या चाहती है और हिंदुस्तान के मुसलमान क्या चाहते हैं, क्योंकि ये इंतखाबात जो थे एक पॉइंट के ऊपर लड़े गए थे। 1 पॉइंट एजेंडा था, वो था कि हिंदुस्तान को तकसीम होना चाहिए और पाकिस्तान का क़याम जो है वो अमल में आना चाहिए। तो इन इंतखाबात के अंदर जो है जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बाहरी और वाज़ेह अक्सरियत जो थी दे दी थी, तो इसका मतलब ये था कि अब हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान की तकसीम के अलावा कोई और फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन कब हिंदुस्तान पहुंचा? कैबिनेट मिशन कब हिंदुस्तान पहुंचा? तो कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में जो है हिंदुस्तान पहुंचा था। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो हिंदुस्तान पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैबिनेट मिशन कितने अराकीन पर मुश्तमिल था? कैबिनेट मिशन 3 अराकीन पर मुश्तमिल था। ये कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में 1946 को जो है वो हिंदुस्तान पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम रास्त इक़दाम कब मनाया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम रास्त इक़दाम डायरेक्ट एक्शन डे का इनकाद कब किया गया था? इसका दुरुस्त जवाब है 16 अगस्त 1946 को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से यौम रास्त इक़दाम डायरेक्ट एक्शन डे जो है कब मनाया गया? तो इसका दुरुस्त जवाब है 16 अगस्त 1946 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946-47 में हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीगी अराकीन के नामों का ऐलान कब किया गया? डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो 1945 और 46 में हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया था, तो उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 5 वज़रा जो थे वो शामिल किए गए थे। आपने बताना ये है कि मुस्लिम लीग की तरफ से इन नामों का ऐलान कब किया गया था? तो उसका दूसरा जवाब है 14 अक्टूबर 1946। 14 अक्टूबर 1946 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से अपने 5 नुमाइंदों का ऐलान किया गया था जिन्होंने अबूरी हुकूमत में शमूलियत अख्तियार की थी। और इस अबूरी हुकूमत के अंदर जो है लियाकत अली खान जो थे वो वज़ीर ख़जाना थे, और फिर बतौर वज़ीर ख़जाना उन्होंने जो बजट पेश किया वो आम आदमी का बजट कहलाता है, और एक ऐसा बजट था जिसने
जिसने हिंदुस्तान के अंदर जो है जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो अरकान थे और वो उससे बड़े मायूस हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया था जिसमें आम आदमी को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा था। चुनांचे वो जो साजिश के तहत और बदनीति के तहत जो है जो वजारत ख़जाना है ये मुसलमानों के सुपुर्द की गई थी और वो उसमें वो बुरी तरह साजिश में बुरी तरह जो थे वो नाकाम हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिंदुस्तान की तकसीम का फ़ैसला कब हुआ? हिंदुस्तान की तकसीम का फ़ैसला जो है 3 जून 1947 में किया गया था और उस वक्त हिंदुस्तान के वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है उन्होंने ही हिंदुस्तान की तकसीम का ये मनसूबा पेश किया था जिसको 3 जून प्लान कहा जाता है या 3 जून 1947 का मनसूबा कहा जाता है। और फिर ये मनसूबा जो है इसको 18 जुलाई 1947 को जो है बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से हतमी मंजूरी दी गई थी और इस मंजूरी के बाद जो है 18 जुलाई को जब इसको मंजूर कर लिया गया, बरतानवी पार्लियामेंट ने इसकी हतमी मंजूरी दे दी और 20 जुलाई को जो है फिर इसके मुताबिक जो है वो अमली इक़दाम जो थे वो शुरू कर दिए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तकसीम हिंद के बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची का तशरीफ़ लाए। जब ये बात तय होगी 3 जून 1947 का मनसूबा जो है उसको बरतानवी हुकूमत ने मंजूर कर लिया, बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी और फिर 20 जुलाई को जो है 20 जुलाई 1947 को जो है अमली इक़दाम कर दिए गए और पाकिस्तान की और भारत की पहली जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी उसका क़याम भी अमल में लाया गया। तो उसके बाद जो है दीगर मामलात को तय करने के बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कब कराची तशरीफ़ लाए थे? तो इसका जवाब है 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो कराची तशरीफ़ ले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, क्या क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के सदर मुकर्रर हुए? तो पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर साज असम्बली है उसके पहले जो सदर थे वो थे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और 11 अगस्त 1947 को जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के सदर मुकर्रर हुए। डियर स्टूडेंट्स, जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो उस वक्त जो है हालात कुछ ऐसा के थे कि ना तो पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पर अपना आइन बना सका था और ना ही भारत जो है वो इस पोजीशन पे था कि फौरी तौर पे अपना आइन बनाया जाए। तो हुआ ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसको जो है दोनों रियासतों ने मुनासिब तरामीम के बाद जो है अबूरी आइन के तौर पर अपने अपने मुल्क में रैज कर दिया था। तो पाकिस्तान ने भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को और भारत ने भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मुनासिब तरामीम के साथ जो है अबूरी आइन के तौर पर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जो है वो नाफज किया था। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है जो दस्तूर साज असम्बली थी उसका सरबराह जो है वो सदर प्रेसिडेंट कहलाता था, जबकि आजकल आप देखते हैं जो हमारी दस्तूर साज असम्बली है, जो नेशनल असम्बली है, उसका सरबराह स्पीकर कहलाता है। और उस वक्त जो हेड ऑफ़ द स्टेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक जो है जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो गवर्नर जनरल कहलाता था। लेकिन फिर जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज किया गया तो उसमें गवर्नर जनरल का अहदा ख़त्म कर दिया गया और हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए प्रेसिडेंट का अहदा रखा गया और जो दस्तूर साज असम्बली थी उसके सरबराह के लिए स्पीकर की टर्म इस्तेमाल की गई थी। तो इसलिए जो है जब ये क्वेश्चन हम देखते हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के सदर का मुकर्रर हुए थे। तो बाज़ का स्टूडेंट्स के ज़हन में ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि सदर तो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, तो ये दरअसल क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक जो है जो दस्तूर साज असम्बली थी उसके सरबराह के लिए सदर की टर्म इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन जब 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ तो उस वक्त जो है दस्तूर साज असम्बली के सरबराह के लिए स्पीकर की टर्म इस्तेमाल की गई और हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए जो है प्रेसिडेंट की टर्म जो थी वो इस्तेमाल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्या में पाकिस्तान के वक्त बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था? 14 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो उस वक्त बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था? तो वो है क्लेमेंट अटेली। क्लेमेंट अटेली जो है वो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्या में पाकिस्तान के वक्त बरतानिया का बादशाह कौन था? तो उसका दुरुस्त जवाब है जॉर्ज शशम। जॉर्ज शशम जो है ही वाज द किंग ऑफ द यूके एट दैट टाइम। जो जब 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो उस वक्त जॉर्ज शशम जो हैं ये हिंदुस्तान के ये बरतानिया के बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
क्या में पाकिस्तान के वक्त अमेरिका का सदर कौन था? जब 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ, पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? हेनरी एस ट्रूमैन उस वक्त थे। बुनियादी तौर पे तो रूज़वेल्ट जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन रूज़वेल्ट जो है वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके थे। 1945 में जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो नायब सदर थे, वो प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ट्रूमैन जो है उस वक्त जो है हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर नारा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के खालिक कौन हैं? असगर सुदाई। इसका दूसरा जवाब है असगर सुदाई। और असगर सुदाई का जो तल्लक है वो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के साथ है। मशहूर नारा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पाकिस्तान का कौमी नारा भी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी नज़म है जिसके अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया गया। तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो नज़म है और ये जो नारा है ये असगर सुदाई ने जो है वो बुलंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, यहाँ पे इसका इख्तिताम होता है। 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो सफ़र जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद शुरू किया था, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक़ और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उसने कोशिशें की, जो उसने जद्दोजहद की, और फिर सिलसिला जो है चलता रहा और फिर 1947 को जो है इस अजीम सफ़र की तकमील जो है वो अमल में आई। और वो मामला जब हिंदुस्तान के अंदर जो है सर सैयद अहमद ख़ान और उनके रफ़ाकार जो हैं उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर बेदार करने की कोशिश की, तालीमी शऊर बेदार करने की कोशिश की, और उन्हें ये बताने की कोशिश की कि तालीमी हालत को बेहतर किया जाए या कि मुसलमानों के अंदर एक बेहतर सियासी शऊर बेदार हो, मुसलमानों की मुआशी हालत जो है बेहतर हो। तो वो दौर था जब हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रहे थे और अपनी पहचान को कायम करने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने जो है वो दो कौमी नज़रिए का तस्वर पेश किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है एक अलग कौम का दर्जा दिया था। फिर वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। अनथक मेहनत के बाद, एक तवील सफ़र के बाद, भरपूर कोशिश के बाद ये सिलसिला चलता रहता है। उसमें कई दफ़ा उरूज ज़वाल भी आया, कई दफ़ा जो है वो मसाइल पैदा हुए और हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं एक तरफ वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से अपने हुकूक़ लेने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो हिंदू गलबे से बचने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ये जो हिंदुस्तान की जो कहानी है ये दरअसल 3 फ़रीक़ों की कहानी है। इसमें एक फ़रीक़ अंग्रेज़ हुकूमत थी जो हिंदुस्तान के ऊपर काबज़ थी, दूसरा फ़रीक़ जो है वो हिंदू थे, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी और वो अक्सरियत में थे, और तीसरा फ़रीक़ जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। तो बरतानवी हुकूमत जो है उसको अपने अंदाज से हिंदुस्तान के मसले का हल करना चाहती थी, जो कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए काबिल कबूल नहीं था। हिंदू और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है इस मसले का अपने अंदाज से हल करना चाहती थी, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है और जो हिंदू थे वो चाहते थे कि इक़्तिदार जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सुपुर्द कर दिया जाए, और मुसलमानों के लिए ये बात कतन काबिल कबूल नहीं थी। एक हल जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमान पेश कर रहे थे। पहले हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं उनकी कोशिश का मरकज़ सिर्फ यही था कि किस तरह जो है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हुकूक़ और मफादात जो हैं वो महफूज रह सकते हैं। उस वक्त तक तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में रहते हुए जो है वो अपने हुकूक़ और मफादात की बका की जंग लड़ रहे थे। लेकिन फिर 1940 में जो है हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया और उसने हिंदुस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर दिया। और जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने जो है ये मुतालबा कर दिया कि अब हिंदुस्तान के मसले का हल ये है कि इसको तकसीम कर दिया जाए और एक अलग इस्लामी रियासत पाकिस्तान के नाम से कायम की जाए। और फिर देखा कि 3 फ़रीक़ जो थे, तीनों फ़रीक़ों का जो नुक्ता नज़र था, जो मुतालबा था वो मुख्तलिफ था। और फिर तारीख़ ने जो रास्ता हमवार किया, हिंदुस्तान की किस्मत का जो फ़ैसला हुआ वो हिंदुस्तान के मुसलमानों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़ाकार की जो वो कोशिश कर रहे थे, जिस मकसद के लिए वो जा रहे थे, तारीख़ ने उनके लिए रास्ता हमवार किया है। और गोया सच जो है वो किसी न किसी मंज़िल के ऊपर आकर जो है वो अपनी हकीकत को जो है मनवा लेता है।
ہے تو پاکستان کا قیام جو ہے یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے. آزادی سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے. 14 اگست 1947 کو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوئی. ہماری دعا ہے کہ تحریک پاکستان سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں, تحریک پاکستان سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست اس کے لیے کوششیں کی ہیں, بالواسطہ طور پہ کوشش کی ہے, کوشش کرنے والے لوگوں کے نقطہ نظر کو پروموٹ کیا, سپورٹ کیا, اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے عظیم اجر عطا فرمائے اور ان کو اپنے سایہ رحمت میں خصوصی مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو بھی جو ہے اس عظیم قربانی کا, اس عظیم جدوجہد کا بہترین صلہ جو ہے وہ عطا فرمائے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ دیکھ رہے تھے پولیٹیکل سائنس ود نواز سبریج, ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اور نیکسٹ کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.